हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद एवं बहुत सारा प्यार। बच्चों, आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे होंगे, अपने माता पिता का सम्मान कर रहे होंगे, पढ़ाई को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे होंगे और फोकस करके चीज़ों को समझ रहे होंगे, रटने से अधिक समझने पर जोर दे रहे होंगे। ठीक है, मेरा शुरू से ही फोकस है कि आप लोग पढ़ने पर ज़्यादा जोर दें, समझने पर जोर दें। समझ लेंगे तो लिखना पढ़ना दोनों आसान हो जाएगा, और समझे ही नहीं तो कभी कुछ सोच के लिखेंगे, कभी कुछ सोच करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए समझने पर जोर दें। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है मानव में प्रजनन। ठीक है, क्या चैप्टर हमारा आज का? मानव में प्रजनन। मानव में प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मानव में प्रजनन। जैसा कि आपने देखा कि मानव में प्रजनन किसे कहते हैं? खुद अपने जैसा जीव उत्पन्न कर देना, अपनी प्रजाति का ही अपने जैसा जीव उत्पन्न कर देना, इसे क्या कहते हैं? प्रजनन। ठीक है, प्रजनन वो चीज होती है जिसमें व्यक्ति या पौधा अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखें वो कैसे होता है। चीजों को समझते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हैं कि होता कैसे है। अब मानवों में लैंगिक जनन होता है, हमने पढ़ा होगा ना, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब तक हमने पौधों में पढ़ा, निम्न स्तर के जीवों में पढ़ा, जो है पादपों में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मानव में। ठीक है, कैसे होता है। अब होता क्या है, शादी हो गई, उसके बाद माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा आप तो पोते का मुंह दिखा दो। पोते का मुंह कैसे देखना है? आइए देखते हैं, मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं। कैसे होगा जी? मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता, पहले तो जब व्यक्ति जो है, दो चीजें होती हैं, बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, अपन धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब वो बच्चा करीब जो बच्चों में होता है, मेल में होता है, 14 से 15 साल की एज में, ये यौनावस्था इसको बोलते। एक है अवस्था यौनारंभ, ठीक है, यौनारंभ, और एक है किशोरावस्था। ठीक है, अब लैंगिक परिपक्वता क्या है? जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, उसको उस किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं। यानी 12 साल से लेकर के ऊपर की जो एज होती है वो किशोरावस्था में आती है। किशोरावस्था का मतलब यौनावस्था के साथ साथ, युवा होने के साथ साथ, व्यक्ति जब जवान होता है उसके साथ साथ कुछ मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। बच्चा आप देखते छोटा होता है ना, किसी गोद में जाकर कूद पड़ता है, जे लेडीज हो जेंट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी गोद में खेल लिया, कहीं किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया। लेकिन धीरे धीरे आप ध्यान देते होंगे, जैसे आप बड़े होते हैं, 12-13 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, 9th 10th की क्लास, जैसे इस क्लास में आप आए हैं, फिर क्या होता है व्यक्ति में? क्या होता है? अरे वो तो लड़की है, वो लड़का है, ये वो है तो वो है। लेकिन छोटे होते तो हमारे दिमाग की चीजें नहीं होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। यानी शारीरिक परिवर्तन के साथ व्यक्ति में मानसिक परिवर्तन भी आते हैं, बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विकास होता है। ठीक है, परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो जो शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उसको बोलते हैं यौनारंभ। ठीक है, और जो मानसिक परिवर्तन आते हैं उसे बोलते हैं किशोरा अवस्था। ठीक है, चीजों को समझ लें, लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, आगे देखें यौनारंभ पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब जो है मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है मेल फीमेल में समान होती हैं। वो क्या क्या चीजें होती हैं, पहले चलते हैं जो समान होती है उनके देख लेते हैं। ठीक है, एक समान में क्या क्या होता है? कांख व जन्नांग के पास गहरे बालों का उगना। ठीक है, इन सब पार्ट्स में जो है गहरे गहरे बाल आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद त्वचा का तैलीय होना था, मुहासे निकलना, कई लोगों में चेहरे पर रोए दाने निकल जाते हैं, जो है कील मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं। वो 12 साल से ऊपर के ही लोगों में होता है। ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं तो ये समझे कि हाँ यौनारंभ शुरू हो गया है, किशोरावस्था शुरू हो गई है। ठीक है, अब देखें ये चीजें परिवर्तन होती हैं। लड़कियों में क्या होता है? स्तन के आकार में वृद्धि हो जाती है, उनके स्तन बढ़ने लगते हैं, उनके शरीर की बनावट बढ़ने लगती है, शरीर थोड़ा सा मांसल हो जाता है। ठीक है, और रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म अभी आपको आगे पढ़ाएंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, और लड़कों में क्या होता है? और लड़कों में क्या होता है? चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का फटना। पहले होता है ना, हम लोग बड़े सुरीले होते हैं जी, अब तो मोहम्मद रफी और किशोर कुमार फेल हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आवाज फट जाती है, जैसे लगता है कि हाँ जी बस कोई बड़ा आदमी आ रहा है, आवाज फटनी शुरू हो जाती है, आवाज भारीपन आना शुरू हो जाता है, वो मासूमियत जो है पूरी तरह से
चली जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं यौनारंभ या किशोरावस्था की का शुरुआत होना। ये परिवर्तन ये संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही, यानी बच्चा अब बड़ा हो रहा है, ठीक है, अपनी युवावस्था में आ रहा है। ओके, अब नर जनन तंत्र, जनन तंत्र कैसे कैसे होते हैं वो देख लेते हैं अपन। जनन तंत्र, एक होता है वृषण, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण में उपस्थित होते हैं। हाँ, अब नर में क्या होते हैं ये देखिए, ये है नर जननांग, ठीक है, ध्यान से देखें, नर में ये नर का जननांग है, ध्यान से चीजों को देखें, जो है नर में ये पूरा जननांग होता है, जिसको कि जो कि आप खुद में देख सकते हैं, ये चीजें हैं। इसमें क्या होता है, कुछ 4-5 चीजें होती हैं जो जो मुख्य होती हैं, जिसमें देखिए ये इस पार्ट को बोलते हैं शिश्न, ये शिश्न का भाग होता है। उसके बाद शिश्न ही बोलते हैं इसको, ये शिश्न का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसी के ऊपर जहां से मूत्र निकलता है, ये शिश्न का भाग होता है। इसी के जस्ट ऊपर ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, जैसा कि हमने पढ़ा था वहां पे उस सर्जन में, किडनी की सारी जो चीजें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कहां आते हैं लास्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में आके गिरते हैं, तो इसके ऊपर ये ब्लैडर ही होता है, ठीक है। यहाँ पर सारा मूत्र यहाँ पे इकट्ठा हुआ, यहाँ से मूत्र नली लगी होती है जो सीधे घूम के क्या आती है, आपके शिश्न में आती है, जो कि इस रास्ते मूत्र मार्ग से सीधे बाहर हो जाती है, ठीक है। अब देखें, यह है मूत्र नलिका, जहां से मूत्र जो है इकट्ठा होकर के ब्लैडर, इसको ब्लैडर मूत्राशय बोलते हैं, मूत्र नलिका मूत्राशय में आया, यहां से मूत्र बाहर हो गया। उसके बाद जननांग का पार्ट कहां से शुरू होता है, अब देखिए इसी के जस्ट नीचे हमारे उदर भाग से नीचे बॉडी से बाहर लटका हुआ जो है 2 गोले की संरचना में होता है, जिसको बोलते हैं वृषण, अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। इन्हीं के अंदर बनते हैं शुक्राणु। शुक्राणु वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर, इन्हीं के अंदर अपने जैसा संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसा आपने पौधों में पढ़ा था पुंकेसर, तो पुंकेसर जो उनका परागकण था, वही परागकण समझे कि ये जो है क्या नाम है, मानवों का परागकण है, जिसको बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म्स, ठीक है। वृषण के अंदर बनता है और इसको और इस ये जो नली होती, जिस नली से जुड़ा होता है, इसके अंदर से एक नली निकलती है, ये जाकर के यहाँ मूत्र वाहिनी जो नलिका मूत्र को लेकर के आती है, यहाँ पर जाकर के ये नली के द्वारा यहाँ जुड़ा होता है। शुक्राणु इसी वृषण के अंदर बनते हैं और बन करके ये शुक्राणु इसी शुक्र नलिका के साथ साथ होते हुए जाकर के इस नली में जाकर के मिल जाते हैं और जब जो है संबंध बनते हैं तो उस समय ये शुक्राणु यहां से निकल करके जो है शिश्न के द्वारा होते हुए जो है फीमेल के गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखें आप, और अब देखें यहां से मूत्रवाहिनी आ रही है, मूत्र लेकर के वही मूत्रवाहिनी आगे यहाँ आके शिश्न में गई हुई है, और यहां से आपका जो वृषण है, वृषण से आपकी जो शुक्रवाहिनी है वो शुक्राणु को लेकर के यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, शिश्न का पार्ट हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्र नलिका हो गई, ये मूत्र का मार्ग हो गया। ये वृषण है, वृषण के अंदर का कोश है जिसके अंदर दो जो वृषण होते हैं वो हैं, ये शुक्रवाहिनी नलिका है। उसके बाद अब जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं, यहां से मूत्रवाहिनी नलिका आई, यहां से शुक्रवाहिनी नलिका आई, और ये दोनों जहां पे जुड़ते हैं, यहीं पर भगवान ने एक ग्रंथि बनाई जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या 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 काम होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, हाँ, और एक चीज, वृषण के अंदर ही जो हार्मोन बनते हैं जो कि व्यक्ति के जो मेल में होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ध्यान से रखना, चीजों को याद रखना। मेल के अंदर पाए जाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल की जो है सारी चीजों को, सारी यौनावस्था की सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं कि कितना हार्मोन, कितना शुक्राणु बनाना है। और जो फीमेल में होते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो उनके विकास दर को दिखाते हैं, ठीक है। यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो ग्रंथि यहां पे हार्मोन्स का श्रवण करती है, और यहां पर हार्मोन और साथ के साथ जो है यहां पर एक शुक्राशय होता है, ये देखो, जहां पर सारे शुक्राणु आकर इकट्ठा होते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि ही इनमें क्या करती है, शुक्राणु भाई इनका रास्ता बड़ा लंबा है, यहां से चल करके ये शिश्न में आकर के फिर आगे जाकर के काफी रास्ता तय करना पड़ता है, उनके लिए एक माध्यम की
जरूरत पड़ती है उन माध्यम को देता है आपका शुक्राशय, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां से एक लिक्विड माध्यम जिसके अंदर खाना पीना भोज्य पदार्थ ग्लूकोज सब कुछ होता है कि एक शुक्राणु उसके अंदर सारे पोषक पदार्थ लेकर के जीवित रहे, शक्ति ले सके, ताकत ले सके, आगे तक वो बढ़ सके। ठीक है, यहां से सारी क्रियाएं होंगी और पूरी तरह से यहां से शुक्राणु शुक्राशय में आकर फिर यहां से आएगा और यहां पर सारी जो है ताकत की चीजें सब जो द्रव लेकर और ये द्रव के माध्यम से लिक्विड के माध्यम से लिक्विड के साथ साथ सारे शुक्राणु ये करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में निकलेंगे और इसी सिनेमाग्र से यहां से आकर के बाहर होंगे, सीधे आगे अंडाशय तक जाएंगे। ठीक है, तो यह प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है कि उनको पोषण देना और उसके बाद यहां पर शुक्राशय होता है जिसके अंदर सारे शुक्राणु आकर के इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नर का जनन तंत्र। ठीक है, यानी कि आपने देखा। और हाँ, एक इनके साथ खास बात होती है जो क्वेश्चन में भी आता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नर जननांग के अंदर जो वृषण होता है, जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन शुक्राणु बनने के लिए उनको टेम्परेचर कितना चाहिए, 34 यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा जी, बॉडी के अंदर कैसे बनेगा, फिर क्या करता है ये बॉडी के अंदर रहेगा तो इसका टेम्परेचर 37 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ये बॉडी के बाहर हमारे उदर से नीचे जो है शिश्न के जस्ट नीचे जो है एक वृषण के अंदर होता है, ये वृषण कोश के अंदर वृषण पाया जाता है जिसका टेम्परेचर खुद का 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उसी 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह शुक्राणु का निर्माण कर देता है। ठीक है, और यहां से शुक्राणु यानी वृषण में शुक्राणु बना, शुक्रवाहिनी से यहां अंदर गए, यहां से को पोषक पदार्थ मिले और ये पोषक पदार्थ लेकर के सीधा शिश्न मार्ग से यहां बाहर हो गया। यहां से मूत्राशय जुड़ा हुआ है, मूत्रनलिका जुड़ी हुई है। ठीक है, शुक्राशय यहां बन गया, प्रोस्टेट ग्लैंड ने उसको जो है आपको पोषक तत्व दे दिए और यहां से आपका नर जननांग कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि नर जननांग तो कंप्लीट है, अब आते हैं फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट पे। ठीक है, अब आगे आपका है मादा जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र आपने पढ़ लिया, अब मादा जनन तंत्र पे आते हैं। ये कैसे होता है, नर युग्मक अंडाशय, देखिए अब उसमें क्या क्या आता है, पहले अंडाशय आएगा। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। ठीक है, अंडवाही के फिलिपन ट्यूब होती है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। फिर गर्भाशय आता है या थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवाधारा योनि में खुलता है। अब देखें, बड़ा कॉम्प्लिकेटिव है मादा जनन तंत्र। देखिए ये संरचना है, ये है मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र में क्या होता है, ये है फीमेल का जनन तंत्र। इसमें क्या होता है आप देखें, ये है आपका गर्भाशय। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये है आपका जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये गर्भाशय है। ठीक है, जो जनन तंत्र ये जस्ट पेड़ों के नीचे, नाभि के नीचे का पूरा पार्ट होता है। हाँ, एक चीज और देखा होगा आपने कि होता क्या है, हम जब बड़े होते हैं तो मसल्स दाढ़ी मूंछ आती है, मसल्स बनती है और कमर का जो भाग है वो पतला होता है, ऊपर का भाग चौड़ा होता है। लेकिन महिलाओं में क्या होता है, कमर से नीचे का जो भाग है पेल्विक रीजन हो जो होता है वो चौड़ा हो जाता है, कि वो गॉड की संरचना के आगे चल करके इसमें बच्चा पलने वाला, इसलिए भगवान ने ऐसी संरचना पहले से बना रखी है कि वो भाग चौड़ा होता है, कहीं स्पेस उसको चाहिए होता है। ठीक है, तो उसी के अंदर नाभि के नीचे का जो पार्ट है, पेड़ों के नीचे का जो पार्ट होता है, उसी के अंदर पूरा मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र होता है और वो पूरा गर्भाशय और चीजों को लेकर के होता है। कैसे कैसे होता है समझें आप। ये मादा जनन तंत्र है, ये योनि है। ठीक है, इस योनि के जस्ट ऊपर यहां गर्भाशय होता है। उसके बाद गर्भाशय से यहां देखिए ये एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका। ठीक है, ये दोनों क्या है, अंडवाहिकाएं हैं ये दोनों। अब ये देखिए ये अंडाशय है। ठीक है, यहाँ 2 अंडाशय हैं। अभी जब बिटिया का जन्म होता है, जन्म के साथ साथ ही एक बेटी का जो जनन तंत्र होता है ये पहले से ये पूर्ण विकसित होता है। इसमें क्या होता है, ये 2 अंडाशय होते हैं जिनके अंदर शुरू से ही बहुत सारे अंडाणु बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, जो संरचनाएं इनकी होती हैं। एक सेकंड,
इन अंडाशय में बहुत सारे हजारों अंडाणु पड़े होते हैं। इनकी संरचना पहले से ही बनी होती है, लेकिन ये अपरिपक्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है, बिटिया बड़ी होती है, 12-13 साल की उम्र हो गई, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे अंडे परिपक्व होते हैं। हर माह दोनों में से किसी एक अंडाशय से एक अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, यहां से जनन की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी 12-15 साल के बाद जब शुरू होती है बात जो है रजोधर्म की, वहां से चीजें शुरू होती हैं कि यहां से अंडाशय से यहां से एक अंडा बना। अंडा, यहां बहुत सारे अंडे पड़े हैं, यहां से एक अंडा परिपक्व हुआ, यहां से अंडा उठता हुआ ये यहां फैलोपियन ट्यूब में आया। उसके बाद क्या होता है, जब शादियां होती हैं, शादी के बाद जब जो है मेल फीमेल दोनों मिलते हैं, ठीक है, संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद क्या होता है, जो है शिश्न मार्ग से यहां पर स्पर्म आ जाता है। ठीक है, स्पर्म यहां आया, स्पर्म यहां आया, यानी शुक्राणु यहां पर आए। शुक्राणु और शुक्राणु की संरचना होती है इस तरह से, ये हुआ, ये कुछ पूंछ का भाग होता है। ठीक है, ये चलता हुआ पूरी यात्रा करता हुआ आगे बढ़ता है। यहां पर करोड़ों शुक्राणु यहां पर आते हैं, यहां से अपनी यात्रा ये प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अपनी यात्रा प्रारंभ करते जाते हुए ये क्या करेंगे, यहां से फैलोपियन ट्यूब में आएंगे। ठीक है, यहां पर कहीं पर फैलोपियन ट्यूब में आकर के यहां पर शुक्राणु आकर के अंडाणु से मिलेंगे, यानी यहां पर एक अंडा परिपक्व के यहां से कहीं से भी एक अंडा परिपक्व होकर के यहां नली में आया, यहां शुक्राणु चले और यहां पर शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन हुआ, ये दोनों मिले। इस क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन। निषेचन यहां पर हो गया, अंडाणु और शुक्राणु यहां मिल गए। जब ये मिल जाएगा तो यही बन जाएगा भ्रूण, एक नए जीवन का निर्माण यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये मिले, यहां पर भ्रूण बन गया। उसके बाद जब ये भ्रूण पूरा बन जाता है, तो ये सेल्स इन्हीं के साथ साथ अंडाणुओं के साथ, इनके अंदर जो अंडाशय होता है आपका, दो तरह के हार्मोन बनाता है, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन वो होता है जो फीमेल में अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, उनके जो है यौनावस्था को मेंटेन करता है, और दूसरा जो प्रोजेस्टेरॉन है वो गर्भधारण को पूरी तरह से सुरक्षा देता है, गर्भधारण में सहयोग करता है, गर्भधारण की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स इसमें सहायता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ अंडाणु शुक्राणु मिले, उसके बाद वो यहीं से आकर क्या करता है, ये जो गर्भाशय में आया, गर्भाशय की जो दीवार है यहां पे आकर धंस जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, पहले दिन से ही यहाँ पे क्या होता है, कुछ रक्त, कुछ ब्लड, कुछ म्यूकस सेल्स यहाँ पर जमा होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सब जो है भगवान की बनाई हुई प्रक्रिया है। इन्हें पता है कि हाँ बच्चा यहाँ आएगा पड़ेगा, तो पहले से ही ये सारी भित्तियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सब ब्लड, सारी म्यूकस सेल्स इकट्ठा होनी शुरू हो जाती हैं, और ये जो है अंडाणु आकर के यहीं पर जो है धंस जाता है। उसके बाद इन्हीं सेल्स से, इन्हीं सारे ब्लड से, इन चीज़ों से ये पोषण लेना शुरू कर देता है। जब पोषण लेना शुरू कर देता है, इन्हीं से ब्लड, ऑक्सीजन सब कुछ इनको मिलना शुरू हो जाता है। बाद में धीरे धीरे क्या होता है भाई, इन्हीं से जो है धीरे धीरे अब ये चीजें इतनी बड़ी होने लगती, धीरे धीरे पहले दिन से लेकर 9वें महीने तक इसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी मादा का, औरत का, एक माता का पेट जो है बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिस तरह से बच्चा अपना आकार लेता है। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होगा बच्चा, मान लो ये इस तरह से अगर बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर जो है प्लेसेंट, एक नली नाल निकलती है जो बच्चे की नाभि बनती है, नाभि से जुड़ी होती है। इसी नाल से पूरा पोषण ये बच्चा अपनी माँ से लेता है। माँ जो भी खाएगी सारा कुछ, सारा पोषण, और इन सब चीज़ों से जो भी इनमें कोशिकाएं होंगी, इन सब से सारा पोषण बच्चा यहाँ लेगा और ये बच्चा बढ़ेगा। उसके बाद सिर्फ ये एक चीज़ होती है कि इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। बच्चा जिससे अपनी माँ से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा वो नाल होती है, वो आहार नाल होती है जिससे बच्चा अपनी माँ से, माँ के गर्भाशय में माँ से जुड़ा होता है, जिससे बच्चे को आहार मिलता है, उसके आहार की पूर्ति होती है। और आहार नाल सिर्फ आहार ही नहीं जाता, एक और मुख्य प्रक्रिया होती है कि आहार तो बच्चा लेगा, उसका पोषण होगा, लेकिन जो बच्चा उत्सर्जन करेगा, जो उत्सर्जी पदार्थ बच्चे के शरीर से निकलेंगे, वो भी इसी आहार नाल से होकर के माँ के गर्भाशय में आ जाएगा और माँ के उत्सर्जन तंत्र से वो बाहर होगा। इसीलिए कहते हैं कि माँ महान होती है। ठीक है, माँ को महान, माँ को भगवान का दर्जा किस लिए दिया गया है कि एक माँ उस बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भाशय में पालती है। क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं आप खुद समझें इस चीज को, कि यहां से पोषण मिलता है, बच्चा वहीं से सब कुछ पोषण, विटामिन सब कुछ ले रहा है शरीर में, और वहां से बैठा भी हुआ है और अपने सारे उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पे छोड़ रहा है। सारा उत्सर्जन माँ के तंत्रों से हो रहा है। 9 महीने तक जो है किस तरह का जीवन व्यतीत करती है एक माँ, आप समझ सकते हैं।
ठीक है, इसीलिए माँ को महान माना गया है कि एक जीव को वो 9 महीने बाद अपने शरीर से पैदा करती है। एक जीव को जो इस धरती पर लाने का पूरा अधिकार उस माँ को है, ठीक है। उस जीव को पूरी तरह धरती पर जो है लाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ लेती है। 9 महीने तक अपने गर्भ में उसको पालती है, ठीक है। यहाँ पर ये बच्चा पला, जब मैच्योर होगा तो वो बच्चा, इतना बड़ा बच्चा, फिर इस योनि मार्ग से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो तब होता है जब निषेचन होता है, ठीक है। ऐसा तो है कि हाँ 12 साल में ही चीजें होगी, 12 साल में जो है शादी कर दी आपने, 12 साल में जो अभी बच्चे पैदा करने हैं निषेचन शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। होता क्या है अगर मान निषेचन हुआ तो ये बच्चा बना और बच्चा फिर बाहर आया। अगर निषेचन ना हुआ तो क्या होता है वो देखें चीजें, ठीक है। उस प्रक्रिया में क्या होता है, अगर निषेचन ना हुआ तब क्या होता है कि जब मान लो यहां पर शुक्राणु नहीं आए, यहां पर शुक्राणु नहीं आए, उस प्रक्रिया में क्या होता है, नहीं, उस प्रक्रिया में अंडा यहां से तो निकला, उस प्रक्रिया में क्या होगा कि अंडा तो यहां से निकलेगा, ठीक है, निकला और निकल करके वो अंडा जो है यहां से निकला और निकल करके यहाँ फिलोपियन ट्यूब में आया और यहां पर शीथ बन गई, ठीक है। यहां पर सारी सेल्स आकर के बन गई, सारे सेल्स आ गए, हार्मोन्स आ गए, सारे पोषक तत्व आ गए, सब कुछ आ गए। अब स्पर्म्स यहां पे नहीं आए तो होगा क्या कि एक साइकिल होती है, कुछ दिन, पूरे महीने की प्रक्रिया होती है ये, 12वें से 14वें दिन अंडा यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर अगर अंडा यहाँ आया, निषेचन नहीं हुआ, फिर भी ये अंडा क्या करेगा, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये अंडा यहाँ पे नहीं आएगा, यहीं पे डेड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये सारी भित्तियां हैं, ये सारी भित्तियां क्या करेंगी, ये एक एक करके टूटेंगी, टूट करके पूरा सारी सेल्स रैप्चर हो जाएंगी और धीरे धीरे करके योनि मार्ग से जो है महीने के अंतिम दिन में धीरे धीरे करके बाहर आ जाएंगी। इसी को बोलते हैं पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म या रजोधर्म बोलते हैं, जो एक औरत में हर महीने होते हैं, जो 12वें से 14वें साल से शुरू होते हैं और 45 से 50 साल तक जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बंद हो जाते हैं अंडे बनने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ओके। बच्चा आया तो भी, नहीं आया तो भी, ये सारी प्रक्रिया होती हैं, ओके। आगे देखें ये है, हाँ। अब अंड कोशिका, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो निषेचित जो अंड बनता है, उसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है, वो जो गर्भाशय में आके बन जाता है, ठीक है। फिर विभाजन होता है, सेल बढ़नी शुरू हो जाती हैं, ठीक, एक बड़ा सा बच्चा बन जाता है, ठीक है। और उसको प्लेसेंटा, पता नहीं, प्लेसेंटा एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तीनमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका कार्य माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन भ्रूण को प्रदान करता है, भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करता है, ठीक है। और अंड के निषेचन से लेकर जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। और जब अंड का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है, भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होती है। और निषेचन नहीं होता तो ये सारी चीजें जिसे बोलते हैं ना कि योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है, जैसा हमने आपको बताया। और जो निकलती है इन्हीं को क्या बोलते हैं, यह चक्र लगभग 1 महीने का होता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, जिसे रजोधर्म का बंद हो जाना कहते हैं या रजो निवृत्ति कहते हैं। मीनोपॉज कंडीशन अंग्रेजी में कहते हैं। मीनोपॉज, अच्छा क्वेश्चन कि भाई रजो निवृत्ति किसे कहते हैं, मीनोपॉज किसे कहते हैं, तो ये है कि उम्र के 40 से 50वें साल में एक फीमेल में, एक मादा में अंडों का बनना बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं रजो निवृत्ति, ठीक है। आगे जनन का स्वास्थ्य, आगे देखें। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना है। रोगों का लैंगिक संरक्षण, हाँ संचरण, भाई देखो जो है चीजें, अब अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है। चीजों में सावधान रहने की जरूरत है, सेफ रहने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि काफी टाइम में जो है संबद्ध बनाने के चरण में जो लोग जो है असुरक्षा करते हैं, जो लोग जो है सावधानी नहीं बरतते हैं, बहुत सारे तरह के रोग भी हो जाते हैं, जिसमें HIV, एड्स वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। ये सब असुरक्षित संबंधों की वजह से होते हैं, ठीक है। अब इसको जो है अब इसको ओके,
गर्भ निरोधन क्या कहते हैं? गर्भ निरोधन मतलब गर्भ को रोकना, बच्चा अंदर ना पले, बच्चा ना पैदा हो, बच्चा ना बने, इस क्रिया को कहते हैं। इसके लिए जो क्रिया करी जाती है उसको बोलते हैं गर्भ निरोधन, कि यानी संबंध तो बने लेकिन बच्चा ना बने, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? गर्भ निरोधन। ये कई तरह के होते हैं, मार्केट्स में आप लोगों ने बहुत सारे टीवीज में ऐड वगैरह भी देखे होंगे, जिसमें एक आता है यांत्रिक अवरोध, यानी यंत्रों द्वारा अवरोध किया जाता है, शुक्राणु को अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। जब शुक्राणु पहुंचेगा ही नहीं अंडकोशिका तक तो बच्चा बनेगा ही नहीं, उसको रोकने की प्रक्रिया है। शिशु को ढकने वाला कंडोम्स, बहुत सारे कंडोम्स वगैरह आते हैं, जिसे कंडोम से जो है शुक्राणु को रोका जा सकता है। योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप्स होते हैं, जिससे कि मतलब जितनी भी चीजें होती है उनका सिर्फ एक ही माध्यम होता है कि शुक्राणु और अंडाणु को ना मिलने दिया जाए। अगर वो मिलेंगे नहीं तो संबंध बने, कोई दिक्कत उससे नहीं है, बच्चा आगे नहीं बनेगा। ठीक है। रासायनिक तकनीक क्या है कि मादा के अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है हार्मोन के संतुलन को। बहुत सारी आई पिल्स वगैरह मार्केट में आ गई हैं कि अगर बन भी गया तो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर दिया तो बच्चा आगे विकास नहीं कर पाता है, वो योनि मार्ग से बाहर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके विपरीत बहुत सारे प्रभाव, उल्टे सीधे प्रभाव भी हो सकते हैं, उसका अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक है। साइड इफेक्ट हर चीज का होता है। लूप या कॉपर्टी को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु वहां नहीं पहुंचते हैं। और शल्य क्रिया ऑपरेशन भी होता है, जिससे कि नसबंदी होती है। पुरुषों में शुक्रवाहिका जो नली थी उसी को रोक करके शुक्राणु के स्थानांतरण को रोक देते हैं, जिससे कि शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाते हैं। महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे अंडे के स्थानांतरण को रोक देते हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया है इसके बाद की जो है लास्ट प्रक्रिया है वो भ्रूण हत्या, जो कि नहीं होनी चाहिए। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात के लिए आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। वह भ्रूण हत्या, भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। ठीक है। ठीक है। ये भ्रूण हत्या जो था, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। भाई जनसंख्या वृद्धि को रोकने के ये सारी चीजें हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि ना हो। पहले से जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश की, जनसंख्या को रोकना चाहिए। उसके लिए सारी प्रक्रियाएं हैं, कंडोम्स वगैरह हैं। लेकिन कुछ लोग जनसंख्या का ना ध्यान देते हुए, हाँ जी घर में अगर 1-2 बच्चियां हो गई उसके बाद और बच्ची ना हो, जिसके लिए जो है पहले ही लिंग निर्धारण कर लिया कि हाँ पेट में बच्ची है या बच्चा है, अगर बच्ची है तो उसको वहीं पे मार दिया। ये सब चीज़ें कानून अपराध में आती हैं, सब नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को रोकना चाहिए। लेकिन एक नियत अनुपात के लिए, एक लैंगिक जो है स्वास्थ्य के लिए, अनुपात के लिए जो है गर्भ निरोधन बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट उसको जो है इलीगल तरीकों से नहीं करना चाहिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए चीज़ों को नहीं करनी चाहिए जो कि जो है इलीगल हैं। ठीक है। आगे देखें, ये सारी चीज़ें थी। तो आज आप लोगों ने पढ़ा मादा जो है नर व्यक्तियों में जो है मानव में प्रजनन और मानव का प्रजनन तंत्र। मानव का जन्म तंत्र पढ़ लिया, मानव में जो है नर का जन्म तंत्र पढ़ लिया, मादा का जन्म तंत्र पढ़ लिया। तो एक बच्चा कैसे बनता है वो सारी प्रक्रिया पढ़ लिया आपने, उसको समझ लें, ध्यान में रखें, ताकि विद्यालय में जब एग्जाम में लिखने में कोई परेशानी आपको ना हो। समझ लेंगे, चीज़ें समझेंगे, ज़िंदगी भर याद रहेंगी, चीज़ें क्लियर रहेंगी, अपना पूरा जो माइंड सेट है वो क्लियर रहेगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आएंगी। रट्टा मारने की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हम खुद के बारे में समझते हैं, खुद की बॉडी के बारे में समझते हैं, खुद की संतानों के बारे में समझते हैं, अपने खुद के बारे में समझते हैं कि हम कैसे पैदा हुए, कैसे इतने बड़े हो गए, आगे हमारी संतानें कैसे पैदा होंगी। वो सब कुछ जो है हमारी एक जानकारी का बहुत बड़ा भाग है, जो जानकारियाँ हमें मिलनी चाहिए। उन सबको आपने अच्छे से पढ़ा, समझा चीज़ों को। जो चीज़ें ना समझ में आई होंगी फिर वही सारी चीज़ें कि बहुत सारे माध्यम है, टेलीग्राम है, SMS है, व्हाट्सएप है, उन सब पे आप मैसेज डालें कि हाँ सर यहाँ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, फिर से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और इन सबकी प्रश्नावली, जो भी चीज़ें हैं जिनकी प्रश्नावलीज हैं आप देख रहे होंगे, अभी चीज़ें छोड़ी जा रही हैं। चैप्टर क्लियर हो, ज्ञान आपको पूरा मिल जाए, सब्जेक्ट का ज्ञान पूरा हो जाए, फिर आपको क्वेश्चन आंसर के लिए एक नया सेशन लिया जाएगा, जिसमें आपको सारे मॉडल पेपर्स जो है, सारे क्वेश्चन आंसर जो है अलग से करवाए जाएंगे। उसके लिए निश्चिंत रहें, आप पढ़ाई करते रहें, समझते रहें और चीज़ों को जो है लिखते पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, काफ़ी बढ़िया लगा होगा। इसलिए जो है चीज़ें पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें, और वहाँ कमेंट बॉक्स में जा करके जो चीज़ें ना समझ में आई हो उनको भी सर ये चीज़ें, ये पार्ट समझ में नहीं आया है, उनको फिर से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए और टेंशन फ्री रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जय श्री राम, जय माता दी।